बिहार की राजनीति की दिशा चुनावी साल में क्या है? क्या नीतीश कुमार के पास अब भी राज्य की चाबी हो सकती है? क्या बीजेपी अकेले दम पर बिहार में निर्णायक बढ़त हासिल करने की ताकत बना पाई है? क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद एंटी इनकम्बेंसी को भुना पाएगी? कांग्रेस के सामने क्या विकल्प और छोटी पार्टियां अपना कितना समर्थन हासिल कर पाती? क्या प्रशांत किशोर कोई कमाल दिखा पाएंगे? हम इस वीडियो में इन सब बातों पर चर्चा करें। बिहार विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मी है बढ़ने लगी, चुनावी समीकरण आकार लेने लगे हैं। ऐसे में एक बार फिर से चुनावी गठबंधन की बात जोर शोर से उठ रही। बिहार का चुनाव इस बार कई मायनों में बहुत अलग होने वाला है। बिहार चुनाव में नेताओं के भाषण बहुत ही कसेला और कड़वा होने जा रहे हैं। बजट सत्र में हमने इसकी एक झलक दिखाई दी। तेजस्वी हो या फिर नीतीश, दोनों ही व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों तरफ से व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। नीतीश कुमार सदन में तेजस्वी को बच्चा कहकर बात करते हैं। इस तरीके से वह उनके कद को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश का कहना है कि उन्होंने तेजस्वी के पिता लालू यादव के साथ राजनीति की है, ऐसे में वह उन्हें क्या सिखाएं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस समय नीतीश कुमार के साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी राजनीतिक हमला झेल रहे हैं। इसके साथ ही अन्य नेता भी तेजस्वी पर हमलावर है। दरअसल राजनीति में अनिश्चितता तो रहती है, लेकिन बिहार में बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में 243 सीटों की विधानसभा में बीजेपी 110 सीटों पर और जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकसी और सौदेबाजी देखने को मिल सकती, क्योंकि पिछली बार जेडीयू मात्र 43 सीटों पर 43 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। पिछली बार जेडीयू का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था। इसके बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि उनके पास दूसरा विकल्प मौजूद है। इस समय जेडीयू और आरजेडी के रिश्ते खराब हैं। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू चुनाव में साथ लड़ने की उनकी एक संभावना है। और नीतीश कुमार की साख भी अब पहले जैसी नहीं रही। उनकी राजनीतिक निष्ठा पासे की तरह पलटती रही है। इसका नुकसान हुआ है वे दूसरा उनके खराब स्वास्थ्य और सरकार की कार्यशैली के कारण उनके प्रति विश्वास में भी कमी आई है। लेकिन यह भी स्थिति नहीं है कि बीजेपी उनसे पल्ला झाड़ ले और अकेले चुनाव में चले जाए। दरअसल फिलहाल बीजेपी अभी आश्वस्त नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़कर चुनाव जीत सके या सरकार बना सके। बीजेपी अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो शायद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सके, लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं लग रहा है कि अकेले वो सरकार अपने दम पर बना सके। ऐसे में नीतीश कुमार को साथ रखना की एक मजबूरी भी हो सकती। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी नेताओं में एक तरह की बेचैनी है। चुनाव के बाद यह बेचैनी और भी दिखाई दे। चुनाव में सीट जीतने का अनुपात अगर पिछली बार की तरह इस बार भी रहा तो इस बार बिहार में महाराष्ट्र जैसी राजनीति देखने को मिल सकती। नीतीश कुमार अब 74 साल के हो गए। उम्र के साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें सामने आई हैं। ऐसे में उनके नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठ। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से राजनीति गरमाई है। साल 2005 में जब नीतीश ने सत्ता संभाली तो कहा जाता था कि बहुत अच्छे बोलने वाले व्यक्ति के पास सत्ता आई। इससे इतर अगर हम बात करें तो पिछले दिनों में उनका जो भाषण देखें तो उनका स्टाइल देखें, वह कैसे गुस्से वाला होने जा रहा है। वो गुस्सा हो जाते हैं। सभी महसूस कर रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य अब अच्छा नहीं। नीतीश कुमार ने अपने बाद दूसरी पंक्ति का कोई भी नेता पार्टी में उभरने नहीं दिया। 23 साल से पूरी जेडीयू उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। जेडीयू में दूसरी पंक्ति में अब निशांत कुमार को आगे किया जा रहा है। सवाल यही है कि क्या 40 साल की उम्र पार कर रहे निशांत कुमार राजनीतिक विरासत को संभाल पाएंगे? नीतीश कुमार के पास बिहार में करीब 14% वोट बैंक है और बीजेपी भी इसको मानती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार जिस तरफ जाते हैं जीत उसी की हो जाती। लेकिन नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का जो अस्तित्व है वो मुश्किल में लगता है। उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में उस तरह से नहीं बड़ा किया जिस तरह से बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र में अपने बेटे को बड़ा किया है। वहां यह बात स्पष्ट थी कि उद्धव ठाकरे को बाल ठाकरे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं। नीतीश की राजनीति उन्हीं पर केंद्रित है। उनके
उनके बेटे निशांत कुमार ने सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लिया है। ऐसे में उनके पास ज्यादा अवसर भी नहीं। जेडीयू कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है, जातिगत आधार पर खड़ी की गई एक पार्टी। ऐसे में नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या भविष्य होगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एक समय था जब नीतीश ने जातिगत आधार पर उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ाया था, लेकिन फिर आगे जाने नहीं। प्रशांत किशोर भी एक समय नीतीश के बहुत करीबी थे, लेकिन उनके करीबी जो भी रहा वह ज्यादा समय तक उनके साथ नहीं। बिहार की राजनीति में यह भी चर्चा है, जो नेता जेडीयू में नीतीश के बहुत करीब है वह बीजेपी के भी उतने ही करीब है। तो इस चुनाव की जो लीडरशिप है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के, वो नीतीश कुमार के हाथ में रहने वाली। लेकिन अगर मान लें वो न भी रहे तो क्या होगा? इससे अति पिछड़ा वर्ग का वोट टूटेगा। यह आरजेडी से टूटकर जेडीयू में आया है, तो इसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी में जा सकता है और छोटा हिस्सा आरजेडी के पास जा सकता है। कांग्रेस को इसका कोई फायदा होता हुआ फिलहाल दिख नहीं रहा। और बिहार में 15 साल सरकार के बाद भी आरजेडी का जो वोट प्रतिशत है वो 26 से 27 के बीच बना हुआ है। अति पिछड़ा वर्ग काफी जद्दोजहद के बाद जेडीयू के पास गया है। आरजेडी में अति पिछड़ा वर्ग की वापसी के लिए तेजस्वी यादव को भी अखिलेश यादव की तरह राजनीतिक संकेत देने होंगे। अखिलेश यादव ने पिछले विधान लोकसभा के जो चुनाव हुए उनमें हमने क्या देखा? अखिलेश यादव ने पिछले लोकसभा चुनाव में अपने परिवार के 5 लोगों को छोड़कर गैर यादव पिछड़े वर्ग का टिकट दिया। लोकसभा में वो 37 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब हुए। तेजस्वी यादव को टिकट बंटवारे में एक सकारात्मक संकेत देने पड़ेंगे, उन्हें प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा और फिर वह जो पिछड़ा वर्ग है वो लौट कर उनके पास न आए तो इसकी कोई वजह नहीं होगी। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं। दरअसल बिहार में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिख रही है। अभी बीजेपी की प्रदेश परिषद की बैठक हुई थी, इसमें किसी ने भी नहीं कहा कि बीजेपी बिहार में अकेले सरकार बनाने की इच्छा रखती। पहले की बैठकों में स्थिति अलग थी। देखा जाए तो बीजेपी ने अपना एक कदम पीछे हटाया है। मंत्री परिषद विस्तार में बीजेपी ने अपने वोट बैंक जो स्वर्ण है वेश्या को साधते हुए कुर्मी कोयरी सहित अति पिछड़ा को भी साधा है। बीजेपी रणनीतिक तौर पर कल्याणकारी योजनाओं से अति पिछड़ा वर्ग के करीब जा रही है, तो जेडीयू की मुख्य वोटर महिलाएं हैं जो वो उनमें भी पैठ बना रही है। बीजेपी बहुत संभल कर राजनीति कर रही है, जिससे नीतीश कुमार दूर भी न जाएं और वह खुद भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। तो बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो एक अलग लेवल की होती। बीजेपी हमेशा ही एक महत्वाकांक्षी रही है, उन्हें अपने दम पर सरकार बने। बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी की जरूरत है, उनके बिना बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। इस चुनाव में भी उनकी जरूरत पड़ेगी और दोनों ही इस रिश्ते से खुश भी नहीं है, लेकिन इसे निभाया जा रहा है। साल 2010 में बीजेपी की कार्यकारिणी के समय नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवाद हुआ था और इस कारण दोनों नेताओं का भीतर विरोध हो गया। बीजेपी का जो काडर है बिहार में उतना मजबूत नहीं है और न ही कोई ऐसा जन नेता उभरा है जो पार्टी का संपूर्ण जो लीडरशिप है वो संभाल। यही वजह है कि साल 2013 में जब नीतीश कुमार ने गठबंधन बदल आरजेडी में गए और फिर बीजेपी में आए तो बीजेपी ने उनका स्वागत किया। बीजेपी के अभी 2 मुख्यमंत्री और 21 मंत्री, वहीं जेडीयू के 13 मंत्री। पिछली बार जेडीयू की 43 सीटें आई थी और भारतीय जनता पार्टी की 74 सीटें आई थी और यह अंतर बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से बीजेपी जेडीयू के स्पेस को कम करने की कोशिश कर रही है और हाल ही में हमें दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखा। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने करीब 3 दशक बाद राज्य में वापसी की है। अब देश में बिहार में भी एकमात्र विधानसभा चुनाव होने, तो क्या दिल्ली का असर बिहार के चुनाव में हमें देखने को मिलता है? हालांकि दोनों चुनाव अलग है। दिल्ली के चुनाव से केंद्र सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा था क्योंकि बीजेपी का सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से था। वहीं बिहार का चुनाव जो संबंध है वो केंद्र सरकार के स्थायित्व से भी है। इसलिए जरूरी है कि नीतीश कुमार को साथ लेकर बिहार में बीजेपी अन्य राज्यों की तरह सहयोगी दलों को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रही। इसका कारण उनके अंदर की राजनीति और समीकरण की दिक्कत। मंडल कमीशन के बाद यह जरूरी है कि पिछले समुदाय जो पिछड़ा समुदाय है उनके नेताओं को आगे लेकर आए। बिहार में सम्राट चौधरी को आगे लाकर इसकी शुरुआत की।
दरअसल बीजेपी उस रास्ते पर चल पड़ी है, लेकिन अगर इसके लिए 10 कदम चलने हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी 3 या 4 कदम आगे बढ़ी और इस चुनाव के अंत तक वो 7वें 8वें पायदान पर रहेगी। चुनाव में बीजेपी उतनी बड़ी पार्टी शायद ना बन पाए कि अकेले अपने बलबूते पर सरकार बना पाए, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती। कांग्रेस को अगर हम बिहार चुनाव में दें तो कांग्रेस जिस राह पर चल उसमें यूपी, बिहार ही नहीं पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली में संकट नहीं महासंकट ऐसे राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही। बिहार में इस बार कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई है। बिहार में वह गठबंधन करते हैं तो सवाल है कि उन्हें सीटें कितनी मिलेगी। आरजेडी की तरफ से इसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। 70 सीटों में से कांग्रेस ने सिर्फ 19 सीटें जीती। अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट थोड़ा भी अच्छा होता तो आज सत्ता में हम होते न कि वो। तो इंडिया गठबंधन के लिए यही अच्छा है कि जितनी जल्दी हो सके चीजों का बंटवारा करके सार्वजनिक घोषणा करें, क्योंकि जनमानस में धारणा बहुत मायने रखती। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने कृष्ण अलवरू को नया प्रभारी बनाया। कुछ दिन पहले अलका लांबा भी आई। यह पहला मौका है जब जनवरी और फरवरी के बीच में राहुल गांधी 2 बार आए, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनके आने की खबर कांग्रेस पार्टी को नहीं। हालांकि इस समय कांग्रेस गठबंधन में काफी आक्रामक नजर आ रही। कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा कुछ दिन पहले उनका बयान आया कि कांग्रेस अब बी नहीं ए पार्टी बनकर रही। प्रभारी कृष्ण अलवरू भी बहुत सदे हुए शब्दों में आक्रामक दिखने की कोशिश कर रही। आरजेडी ने अभी तक कुछ कहा नहीं, लेकिन कांग्रेस की सीटें कम करने और सीपीआईएमएल की सीट बढ़ाने की चर्चा है। पिछले चुनाव में सीपीआईएमएल 19 में से 12 सीटों पर जीत ली। ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी के बीच चुनाव तक उटक पटक बढ़ने की जो आशंका है। एनडीए ने कार्यकर्ता संवाद शुरू कर दिया है। एनडीए के नेता एक मंच पर दिख रहे हैं और इससे जनमानस में एक संदेश जाता है कि वह एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी या फिर महागठबंधन की तरफ ऐसी कोई कोशिश दिखती भी नहीं। दरअसल बिहार की राजनीति जातियों पर आधारित छोटी पार्टियों के नेताओं की एक विशेष जाति पर पूरी पकड़ है। जैसे चिराग पासवान का एक अपना वोट बैंक, जीतन राम मांझी का अपना एक अलग वोट बैंक। इनकी जातिगत वोट बैंक को हासिल करने के लिए गठबंधन की जरूरत। तेजस्वी यादव इस चुनाव में अखिलेश यादव से कुछ सीखेंगे। कांग्रेस को ज्यादा सीट देने की बजाय अगर अपनी सीटों पर प्रत्याशी उतारते हैं तो उन्हें ज्यादा फायदा मिल सकता है। दरअसल बीजेपी अपना फुटप्रिंट बनाने की कोशिश कर रही है। चिराग पासवान को वो जितनी सीटें पहले देते आ रहे हैं उतनी ही देंगे। जीतन राम मांझी की भी जहां पकड़ है वहां सीटें देंगे। बाकी छोटी पार्टियों की भूमिका 6 क्षेत्रों की है जहां उनकी जातियों का वोट बैंक। अगर हम बिहार में एक और नई पार्टी की बात करें और एक बड़ा चेहरा जो कि पूरे देश में जाना जाता है, प्रशांत। बिहार चुनाव में इस बार जन स्वराज पार्टी एक फैक्टर बनकर होगी। यह कितना बड़ा है इसका पता चुनाव के बाद ही पता चला। हमें उपचुनाव और सामान्य चुनाव में अंतर करके देखने की जरूरत। जब अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होंगे तो लोग अपने नुमाइंदे नहीं सरकार चुनेंगे और उस वक्त अगर ये लगने लगता है कोई पार्टी एकदम हाशिए पर है या फिर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो ऐसे में उनकी तरफ रुझान कम हो जाता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि उनके प्रति लोगों का रुझान बिल्कुल नहीं हो। प्रशांत किशोर कुछ न कुछ नुकसान जरूर करेंगे और वो ज्यादा जो नुकसान करेंगे वो आरजेडी और उनके सहयोगी दलों का हो। तो प्रशांत किशोर क्या कमाल इस चुनाव में कर पाते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो पिछले काफी समय से बिहार में मेहनत कर रहे हैं। वो काफी यात्राएं कर चुके हैं। तो जो युवा वर्ग है उनका काफी रुझान जन स्वराज की तरफ देखने को मिल रहा है। तो प्रशांत किशोर इस चुनाव में कितना कमाल कर पाएंगे वो देखने वाली बात हो। और आज बिहार में जो स्थिति बनती हुई दिख रही है उसका हमने इस वीडियो में चर्चा की। आपको बिहार की राजनीति पर क्या कहना है कमेंट करें और आगे से हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।